मित्रों, कृष्णास एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हो कि हम वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत के चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मेंडल के नियम। उससे पहले मेंडल से टर्मिनोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मेंडल के नियमों को स्टडी करने के बाद जब भी बहुत सारे अन्य वैज्ञानिकों ने दूसरे पौधों पर, दूसरे जंतुओं पर, या हम कह सकते हैं अन्य जीवों पर अपने प्रयोग किए, तो उन्हें कुछ अपवाद भी मिले। तो इन अपवादों को मेनली दो श्रेणी में डिवाइड किया जाता है। एक कहलाता है जिसको हम नाम देते हैं वन जीन इंटरेक्शन, यानी कि एक जीन के एलील की आपस में अन्योन्य क्रिया, या दो विभिन्न जीन के एलील का आपस में अन्योन्य क्रिया या इंटरेक्शन। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा वन जीन इंटरेक्शन, यानी कि इंटर एलिलिक इंटरेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में। और आज हमारा इसका पहला उदाहरण जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है अपूर्ण प्रभाविता, या जिसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सबसे पहले स्टडी किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है कार्ल कॉरेंस। किसमें किया? मिराबिलिस जलापा के अंदर। ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसका हिंदी कॉमन नेम है गुलबास, और इसका इंग्लिश नेम एक दिया गया है और वो है 4 o'clock प्लांट। ठीक है, 4 बजे का पौधा आप हिंदी में कह सकते हो, क्योंकि इसमें जो पुष्पन या फ्लावरिंग की क्रिया होती है वो 4 बजे होती है। ये कार्ल कॉरेंस कौन है? ये कार्ल कॉरेंस वही हैं जिन्होंने मेंडल के नियमों को रीडिस्कवर किया और साथ में मेंडल के नियमों के निष्कर्षों को लॉ के रूप में परिवर्तित किया, जो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। अब देखें यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता है क्या, क्या होता है? तो अपूर्ण अप्रभाविता में F1 पीढ़ी के जीव दोनों जनकों में से किसी भी जनक के साथ संबंध नहीं दर्शाता है, मतलब उससे मिलता जुलता नहीं होता। ठीक है, तथा इसमें उत्पन्न जो लक्षण होता है वो दोनों का मध्यवर्ती होता है, इंटरमीडिएट होता है। इसीलिए इसको नाम देते हैं मिश्रित या मोज़ेक वंशागति। ये नाम भी इसको दिया गया, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस या मोज़ेक इनहेरिटेंस भी कहते हैं। फिर क्या बताया गया? इसमें ये बताया गया कि जब अनुपात देखा गया, इनका रेशो देखा गया, तो फिर एक चेंज यहाँ पर मिला। एक तो चेंज क्या मिला कि F1 पीढ़ी में प्रभाविकता लागू नहीं हुआ। दूसरा क्या देखा गया कि इनका जो अनुपात होता है, जो लक्षण प्रारूप अनुपात जो 3:1 आता है, उसके स्थान पर क्या प्राप्त हुआ? 1:2:1 मिला। जीनोटाइप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जीनोटाइप में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर है? अब अपूर्ण प्रभाविता में लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप अनुपात समान होते हैं। आप देखो, ये इसका लक्षण प्रारूप अनुपात है और ये इसका जीन प्रारूप अनुपात है। दोनों कैसे हैं? एक जैसे हैं। सबसे बड़ी एक चीज जो यहां पर इसको कहा गया ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, तो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस पूरी तरीके से नहीं होती, कैरेक्टर ब्लेंड हो जाता है, लेकिन जब इनसे गैमीट बनते हैं तो गैमीट हमेशा शुद्ध रहते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को या पृथक्करण के नियम को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो ये तभी होगा जबकि अगर मान लीजिए कंप्लीट ब्लेंडिंग हो जाती है तो F2 जनरेशन के अंदर हमें लाल पौधे नहीं मिलने चाहिए। हमें क्या मिलने चाहिए? केवल गुलाबी पौधे मिलने चाहिए, सारे के सारे सफ़ेद भी खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन F2 जनरेशन में हमें तीनों मिलते हैं। तो इसीलिए ब्लेंडिंग तो है, करेक्टर के लेवल पर होती है, लेकिन युग्मकों के लेवल पर नहीं होती। अब देखते हैं एक एक करके इनके उदाहरण को देखते हैं। जैसे सबसे पहला उदाहरण जो कार्ल कॉरेंस ने ही लिया था उसको देखें। मिराबिलिस जलापा में या 4 o'clock प्लांट में, गुलाबास पौधे में क्या है, डायग्राम से समझ लेते हैं पहले। उसने देखा कि गुलाबास में 2 तरीके के पुष्प हैं, एक लाल पुष्प हैं और दूसरे कौन से हैं? सफेद पुष्प वाले पौधे हैं। इसके मध्य जब उन्होंने संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में केवल गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए, और जब इसमें सेल्फिंग की गई, स्वपरागण कराया गया, तो लाल भी मिला, गुलाबी भी मिला और सफेद भी मिला। तो ये आप देखो यहाँ पर 1:2:1 का अनुपात आपके सामने आ गया। ये फिनोटाइप पर भी है और जीनोटाइप पर भी है। कैसे? कैपिटल आर का 1, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर का 2, ठीक है, यानी कि 50%, और फिर एक 25% क्या है? स्मॉल आर। तो दोनों तरीके से जो है वो क्या कह रहा है कि दोनों का अनुपात सेम है। इसीलिए लिखा है कि लक्षण प्रारूप अनुपात भी कैसा है? 1:2:1 है,
और जीन प्रारूप अनुपात भी कैसा है, 1:2:1 है। किसने किया ये अभी मैंने बताया, तो एक बार इसको फिर समराइज कर लेते हैं जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा। जब कार्ल कॉरेंस ने गुलाबास के लाल सफेद पुष्प वाले पादपों के मध्य संकरण कराया तो F1 पौधों में या पीढ़ी में क्या मिला, लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त ना होकर गुलाबी पौधे वाले हमें प्राप्त हुए और ये सभी गुलाबी थे। फिर क्या बताया कि F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्पों का उत्पन्न होना अपूर्ण प्रभाविकता को दिखाता है, इसके कारण होता है, जैसे कि सफेद पुष्प का कारक लाल पुष्प के कारक से के प्रभाव को कम कर देता है उसको, यानी कि पूर्णता प्रभावी नहीं रहने देता। और आपको बताया कि जब इसमें स्वयंपरागण कराएंगे तो F2 पीढ़ी में हमें लाल पुष्प भी मिलेगा, गुलाबी पुष्प भी मिलेगा, सफेद पुष्प वाले भी पौधे मिलेंगे और इनके मध्य अनुपात कितना होगा, 1:2:1 का अनुपात होगा और ये दोनों एक ही होंगे, लक्षण प्रारूप भी होगा ऐसा ही और जीन प्रारूप अनुपात भी सेम होगा। दूसरा उदाहरण जो आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एक और पौधा है जिसका नाम है एंटीराइनम मेजस। ओके, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसको स्नैपड्रैगन प्लांट भी कहते हैं या डॉग फ्लावर प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो फ्लावर है आप देखो किससे मिलता जुलता है, डॉग की शेप को देता है। इसके अंदर भी सेम कैरेक्टर है, वही लाल और पुष्प सफेद पुष्प थे, इनके बीच संकरण कराया, संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में क्या मिले, गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले और जब इनमें स्वयं परागण कराया गया तो लाल पुष्प भी मिला, गुलाबी पुष्प भी मिले और सफेद पुष्प भी मिले। अनुपात वही है, कौन सा, 1:2:1। जीनोटाइप और फिनोटाइप के बेस पर दोनों पर सेम, यही चीज़ यहाँ पर वही रिपीट की है। तो ऊपर वाला जो हमने टेक्स्ट दे रखा है वो आप इसके अंदर वैसा का वैसा भी कॉपी कर सकते हो। एग्जाम में जब आता है तो इन दोनों में से कोई भी उदाहरण आप दे दें, अच्छा है, उनमें आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि किसने डिस्कवर किया था तो कार्ल कॉरेंस ने गुलाबास में, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल दे रखा है वो स्नैपड्रैगन का भी एग्जाम्पल है। अब इसके अलावा भी और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया। क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टर देखा गया, जो पोल्ट्री बर्ड्स होती हैं, कुक्कुट होते हैं, इनमें पंखों का रंग, कुक्कुट जो है मुर्गे हैं, मुर्गे की प्रजातियों को जो है वो नाम दिया जाता है। मुर्गे का साइंटिफिक नेम क्या है, गैलस गैलस। इसमें क्या देखा, काले पंख वाले और सफेद पंख वाले दो प्रकार के हैं। इनको हम कहते हैं एंड्यूलेशन कुक्कुट या एंड्यूलेशन फाउल। इनके मध्य संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी में केवल और केवल कैसे मिले, नीले पंख वाले कुक्कुट मिले, यानी कि फाउल्स मिले। जब F2 पीढ़ी में देखा गया तो काले वाले भी मिले, नीले वाले भी मिले और सफेद वाले भी मिले। अनुपात वही मिला, 1:2:1। लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हमने केवल वही एग्जाम्पल चूज किए जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके नीट के अंदर या किसी और दूसरे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। अंतिम जो यहाँ पर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। जो उद्यान मटर है जिस पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उनमें बीज में मंड संचित रहता है। तो मंड के कणों का आकार का जब अध्ययन किया गया तो ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल निकला। क्या देखा गया इसमें, इसमें ये देखा गया कि इसमें दो प्रकार के बीज प्रेजेंट हैं, एक है गोल और झुर्रीदार। उनके अंदर जो मंड कण है वो भी वेरी कर रहे हैं, एक बड़े आकार के होते हैं और दूसरे छोटे आकार के कण होते हैं। जब इस पौधे के बीच में संकरण कराया गया तो क्या हुआ, हमें मध्यम आकार के कण वाले स्टार्च के कण मिलते हैं और जब इसमें स्वयंपरागण कराया गया तो बड़े आकार के भी मिले, मध्यम आकार के भी मिलते हैं और छोटे आकार के भी मिलते हैं। अनुपात वही है, 1:2:1। और इसके जीन को किससे रिप्रेजेंट किया गया, बी से। ठीक है, बी मीन्स ऐसा नहीं बी मीन्स बड़ा हिंदी में कह दो, ये इसलिए किया गया, आगे चल के आप पढ़ोगे कि स्टार्च के कण का साइज जो है ब्रांचिंग से डिसाइड होता है और ब्रांचिंग पैटर्न को कंट्रोल करने वाला एक जीन होता है जिसको कहा जाता है SBE जीन, आगे 1 भी लगाते हैं। तो ये जो जीन है इसको नाम दिया गया बी जीन, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जीन। तो यहां पर भी आप देख रहे हो ये कैसा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। आगे एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो हमें एक और अब बात पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लियोट्रॉफी। तो प्लियोट्रॉफी या बहुरूपता जिसको हम कहते हैं, उसका भी उदाहरण यही जीन है। ये जीन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जीन जो है स्टार्च के कण के आकार को नियंत्रित कर रहा है और साथ में आप देखोगे दूसरा क्या है, ये बीज के आकार को भी नियंत्रित करता है। वहां वो पूर्ण प्रभाविकता को फॉलो करता है और यहाँ अपूर्ण प्रभाविकता को फॉलो करता है।
तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता, जो एक और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से है, और उसको भी हम विभिन्न एग्जाम्पल से समझेंगे। जनरली वही एग्जाम्पल कोड करेंगे जो कॉमन होते हैं। तो उम्मीद है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। पिछले चैप्टर्स को आप रिवाइज कीजिए जो हमने पढ़े हैं, और इस चैप्टर के भी बाकी जो लेक्चर हो गए हैं इनको आप रिवाइज कीजिए और इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो आप, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ये देख रहे हैं उन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो इसको जल्दी आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।